Hello students, this is Rupali and this is your part 6 of surface chemistry 12th chemistry। ठीक है जी, हम आपका जो टॉपिक है वो कैटालिसिस स्टडी कर रहे थे और हमने उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के रिगार्डिंग, और हमने उसके मैकेनिज़म्स को भी स्टडी किया था। ठीक है, आज हम कैटालिसिस को ही आगे प्रोसीड करेंगे और आज आपका टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले जियोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम बोल सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन आना भी मतलब आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन टॉपिक जो है आपका हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो क्या होते हैं जियोलाइट्स? ठीक है, ये होते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो इनकी शेप है, या हम बोल सकते हैं जो आपके कैटलिस्ट की सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर कैसे पोर्स हैं, ठीक है, मतलब खाली स्पेसेस जो पड़ी हैं, जो पोर्स हैं, वो उनकी शेप कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी कैटालिसिस। तो जो आपकी कैटालिटिक रिएक्शन है which depends upon the pore size of catalyst and also the size of reactant and product molecule, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है जी, बेसिकली जो आपका जियोलाइट जो वर्ड है ना, वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। ठीक है, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो इस स्टोन के बीच में पोर्स होते हैं ना, उसमें वाटर ट्रैप होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर ट्रैप होता है, और जब आप इस स्टोन को हीट करते हो तो वाटर क्या कर जाता है, वहाँ से बॉयल ऑफ हो जाता है वहाँ से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं या बॉइलिंग स्टोन्स बोलते हैं इनको। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली जियोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, कैटलिस्ट होते हैं। वैसे सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके स्ट्रक्चर में एल्युमिनियम और सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है ना, सैंड की फॉर्म होती है जो SiO। ठीक है, सैंड या किसी भी फाइन पार्टिकल्स की जो आपकी हम बोल सकते हैं जर्नल स्ट्रक्चर है, वो सिलिका की स्ट्रक्चर होती है। जब आप उसमें एल्युमिनियम भी ऐड कर देते हो, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या इस फॉर्मूला में आप एल्युमिनियम को ऐड कर दिया जब आपने, तब ये क्या बन गए, हमारे जियोलाइट्स बन गए हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है इनका, 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स जो हैं एल्युमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं। जब हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम रिप्लेस कर देते हैं सिलिकॉन एटम्स को। आप देख सकते हो जो आपको बेसिक जियोलाइट स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, बेसिकली सिलिका जो होता है, सिलिका और ऑक्सीजन का एक 3D स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में सिलिका को कहीं कहीं एल्युमिनियम जो है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं जी, जियोलाइट्स बोलते हैं हम उनको। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है इनकी, जैसे हनीकॉम्ब होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जैसे या आप बोल सकते हो कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ऐसी ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है इनकी। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें होल्स भी हो सकते हैं। जैसे अब बहुत सारी बेंजीन रिंग्स को साथ में जॉइन कर दो, तो वैसी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इनकी स्ट्रक्चर होती है पर्टिकुलरली। ठीक है, बीच में जैसे होल्स हैं ना, या पोर्स हैं हम बोल सकते हैं, उनकी कोई करेक्टरिस्टिक आपकी शेप होती है। क्लियर है? और जो आपके जियोलाइट्स हैं, दे कैन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन साइज। किसी पर्टिकुलर साइज़ के मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर एंटर होने देते हैं और उनको वहाँ से बाहर निकलने देते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर है इनकी, और इनके बीच में कैविटीज़ बनी होती हैं। ठीक है, या क्या बनी होती हैं, टनल्स बनी होती हैं इसकी 3D स्ट्रक्चर के इन बिटवीन। ठीक है,
इनका एनॉमरस सरफेस एरिया है, मतलब बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है जियोलाइट्स का, इसलिए बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी। ये पॉइंट आपका रिपीट हो गया है, 6 पॉइंट, आप इसको छोड़ सकते हो। 4th और 6 पॉइंट आपके क्या हैं, सेम है। और जो आपके जो पोर साइज़ होते हैं ना जियोलाइट्स में, उनकी बेसिकली जो रेंज होती है वो होती है 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड द साइज ऑफ पोर ऑफ जियोलाइट, रिएक्शन प्रोसीड इन स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। जैसा आपका जियोलाइट का पोर साइज होगा या आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जैसा शेप होगा, उन सबको देखकर आप बता सकते हो कि आपकी जो रिएक्शन है कैसे मैनर में प्रोसीड करेगी या किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ठीक है। बेसिकली जो कैटलिस्ट अपनी शेप के अकॉर्डिंग वर्क करें, ठीक है, अपनी शेप के अकॉर्डिंग प्लस रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट की शेप के अकॉर्डिंग वर्क करें, उन कैटलिस्ट को हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। और उसकी एक एग्जांपल है आपकी जियोलाइट्स, ठीक है, या उस वाइडर रेंज को हम जियोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो आपके जियोलाइट्स हैं या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं, इनको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर आइसोमराइजेशन, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल है, एक कैटलिस्ट है जिसको हम बोलते हैं ZSM5, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, जियोलाइट सी मॉलिक्यूलर पोरोसिटी ऑफ 5, ठीक है, पोर साइज दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है, 5 यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वो जो आपका अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होगा आपकी कैविटी में और उसके बाद वो हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इसकी एग्जांपल है। बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी शेप के ऊपर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की शेप के ऊपर। स्ट्रक्चर कैसी होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद करना है, एल्युमिनियम और सिलिका वाला, ये पता होना चाहिए कि 3D सिलिका की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सिलिका को एल्युमिनियम ने रिप्लेस किया है कहीं कहीं। और आप इसका पोर साइज भी याद कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। बस इतना सा ही है इस पूरे टॉपिक में, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है आपका। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स को और क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। बेसिकली एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, कैटलिस्ट ही होते हैं ये, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं ना हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट कैटलाइज करते हैं और उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो आपकी जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से कैटलाइज्ड होती हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या उनको प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, ग्लोबल प्रोटीन्स होते हैं, या क्या होते हैं, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर की रिएक्शंस को क्या करते हैं जी, कैटलाइज करते हैं। केमिकली जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनका कुछ मॉलिक्यूलर मास होता है, यहाँ पर उसकी रेंज दी हुई है, ठीक है। और ये हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बिना जो आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं ना वो बहुत स्लो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी लिविंग सेल्स हैं वो इटसेल्फ एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कैटलिस्ट की, आपके एंजाइम की, बायो कैटलिस्ट की। सबसे पहले आपको पता है ना ग्लूकोज से अल्कोहल बनती है, आपको पता होगा कि गुड़ से,
ठीक है। गुड़ से अल्कोहल बनती है या शुगर से भी अल्कोहल बनती है, बेसिकली गुड़ से बनती है, गन्ने के रस से बनती है, ठीक है। उसमें होता क्या है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। उस रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है या वो कन्वर्जन है वो किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड करती है, जाइमेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज है जो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, जाइमेस की प्रेजेंस में। और आपकी बॉडी में सुक्रोज होता है या हम बाहर से लेते हैं जो सुक्रोज, ठीक है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जब आप अपने 12th में ऑर्गेनिक में आगे जाकर आप पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आएंगे आपको कि आपके जो एक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सेक्राइड्स का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट को बोलते हैं सेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स होते हैं कुछ जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, वैसे डाइसेक्राइड्स होते हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, ठीक है। डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, बेसिकली सुक्रोज को हम जो आपका सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है उसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज माने कि आपका मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर। सुक्रोज के लिए कौन सा होगा, इन्वर्टेज। माल्टोज के लिए कौन सा होगा, माल्टेज, ठीक है। वो आपके 2 ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, माल्टोज, ठीक है। आपका जो लेक्टोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में, और किस एंजाइम के थ्रू होगा, लेक्टेज के थ्रू होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें भी आएंगे और आपके ऑर्गेनिक में भी आएंगे, ठीक है। और आपका जो मिल्क है वो कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी आपको पता होगा कि किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है या उस एंजाइम का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिली। क्या होता है उसका नाम, लैक्टोबैसिली। क्लियर है। तो ये सब आपका देखो डेली लाइफ के साथ रिलेटेड है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं आपके बायोकैटलिस्ट के। नेक्स्ट है कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। हाईली एफिशिएंट है, मतलब एक्टिविटी इनकी बहुत ही ज़्यादा है। एक रिएक्शन को 10⁸ से 10⁻22 टाइम्स तक, ठीक है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हेंस हाईली एफिशिएंट, ठीक है। 1 मिनट में मिलियन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकते हैं, कैटेलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से कहते हैं 1 मिलियंथ जो आपका मतलब पार्ट लगेगा एक एंजाइम का, ठीक है, और वो रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा बाय फैक्टर ऑफ 10⁻³ to 10⁻6। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी आप लेंगे अगर आप अपनी एंजाइम की, तो आप रिएक्शन को बहुत फास्टली क्या कर सकते हो, प्रोसीड करवा सकते हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हो। और क्या है स्पेसिफिसिटी, वो तो आपको पता ही है कि हर कैटलिस्ट क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। जैसे जो लैक्टेस है वो लैक्टोज को ही हाइड्रोलाइज करेगा, ऐसा नहीं है कि लैक्टेस आपका माल्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कराने के लिए आपको लैक्टेस ही चाहिए, और माल्टोज को हाइड्रोलाइज कराने के लिए आपको क्या चाहिए जी, माल्टेस ही चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखो कि सपोज़ आपके पास मैंने वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी, डिक्रीज़ होगा। तो ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाकर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा ना कि पहले तो चलो बढ़ रहा है रेट, लेकिन उसके बाद कम क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचुरेट हो जाएगा। मतलब अगर इसके बाद आप अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो आपका एंजाइम जो है, आपका कैटलिस्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डीनेचुरेट का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है।
तो जैसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वैसे ही ऑप्टिमम पीएच होती है। मतलब एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उससे कम पीएच के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, उससे ज़्यादा पीएच के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी, कम होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो जैसे पॉइजन्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं, आप वो बोल सकते हो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को किसी टाइम के ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम मल्टीपल टाइम्स ऑफ चलते ही जाएं, तो उनको इनहिबिट करते हैं हम बाय यूजिंग सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपकी बॉडी में कैंसर, हम बोलते हैं ना कि किसी की बॉडी में कैंसर जनरेट हो गया है, तो वो वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कोई एंजाइम जो है वो रिएक्शन को क्या कर रहा है, वहाँ पर कैटालाइज करता जा रहा है, कोई अनवांटेड रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। तो वहाँ पर हम कुछ इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, कोई ड्रग्स, कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, सो दैट हम उस रिएक्शन को फॉरबिड कर सकें, उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें और कम कर सकें। ठीक है, बायो के साथ रिलेटेड है काफ़ी कुछ। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आप एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जैसे आपने प्रमोटर्स और पॉइजन्स के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही आपके पास यहाँ पर कोएंजाइम्स हैं या एक्टिवेटर्स हैं, सिर्फ नाम उनका चेंज कर दिया है। बस यही बोला है कि आपके एंजाइम की एक्टिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। ठीक है, ये जो एक्टिवेटर्स हैं बेसिकली मेटल आयंस होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया या कॉपर हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपके एंजाइम के साथ वीकली बॉन्ड हो जाएंगे और आपकी रिएक्शन को क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे या उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इनको कोएंजाइम्स बोलते हैं हम। जैसे कोएंजाइम्स हैं या एक्टिवेटर्स हैं, वैसे इनहिबिटर्स और पॉइजन्स भी होते हैं, वो भी आपको पता है। फिर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आपकी एंजाइम सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जो आपके एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपकी, या आप बोल सकते हो आपकी एंजाइम के सरफेस के ऊपर जो भी हमारे पास एक्टिव पोर्स हैं, एक्टिव स्पेसीज हैं, उनके ऊपर जाकर कौन बैठ जाएगा, पॉइजन बैठ जाएगा और मॉलिक्यूल को बैठने नहीं देगा, और इसलिए वहाँ पर आपका कैटालिटिक जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी कैंसर वाली, आप वहाँ यहाँ पर वो भी रिलेट कर सकते हो कि आपने कोई ड्रग यूज़ किया, वो एज अ पॉइजन और इनहिबिटर की तरह आपकी बॉडी में वर्क करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या पर्टिकुलर एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, उनका मैकेनिज़्म क्या है, बेसिकली वो प्रोसीड कैसे करती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे आपको सबसे पहला आपका स्टेप है कि सबसे पहले जो आपका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट या जो आपका मॉलिक्यूल है उसके साथ जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, जैसे ई आपका एंजाइम है, ऐसा आपका सबस्ट्रेट है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कम्प्लेक्स बना लिया। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है और बहुत ही फास्ट होती है ये रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा जी, आपका सबस्ट्रेट ब्रेक होकर दोबारा से आपका सबस्ट्रेट ब्रेक होकर हमें क्या देगा, फिर प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा, देखो आपका जो सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है, आपका जो सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है, सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स, ठीक है, वो हमें प्रोडक्ट बना के देगा, और जो वो कम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलोगे प्रोडक्ट एंजाइम कम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद वो कम्प्लेक्स टूट जाएगा और टूटकर हमें क्या देगा, एक तो एंजाइम देगा और सेकंड क्या देगा, हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये जो आपका स्टेप है ये स्लो है और रेट डिटर्मिंग स्टेप है। मतलब यहाँ से आप बता सकते हो कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है। जो स्टेप स्लो होते हैं ना, आप उन्हीं से रिएक्शन के बारे में बता सकते हो। जो स्टेप फास्ट है उसको देखकर आप नहीं बता सकते कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, क्योंकि वो इतने फास्ट हैं कि आप कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर। क्लियर है, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईएस की कंसंट्रेशन के ऊपर। जितना आपका कम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स बनेगा, उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, आपका फॉर्म होगा वहाँ पर। क्लियर है,
तो बहुत ही सिंपल है ये तो, कि ई से एस जुड़ा और ई एस बन गया, फिर ई एस से ई पी बन गया, फिर ई बन गया, मतलब आपका ई एस से ई पी बन गया, और ई पी फिर आपका ब्रेक होकर दोबारा से एंजाइम आपका रीजनरेट हो गया या कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया, और फिर आपके पास क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। और लिखा हुआ है कि जो एंजाइम की बेसिकली कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, उन साइट्स को बोलते हैं कैटालिटिक साइट्स या एक्टिव साइट्स, जिनके ऊपर रिएक्शन, जिन साइट्स के ऊपर रिएक्शन होगी आपकी। इन जो ये जो आपकी साइट्स हैं, ठीक है, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक शेप होती है, ठीक है, या इनके पास कुछ एक्टिव ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, बाइंड होता है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे ये मेरा एंजाइम है, येलो कलर वाला मेरा क्या है, एंजाइम है, और जो ये चीज़ है, ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। ये जो आपका सबस्ट्रेट आया, ठीक है, इस सबस्ट्रेट की जो शेप है, ठीक है, वो आपके एंजाइम से क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होंगी दोनों की शेप्स, ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे में फिट होंगे और क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे। क्लियर है। The specificity of fitting together of substrate structure and the enzyme structure is explained on the basis of two models। मतलब जो ये फिटिंग हो रही है आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट की, उसको आप दो मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला आपका मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, एंड सेकंड है आपका फिट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करो मॉडल्स को, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सबसे पहला है आपका लॉक एंड की मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है, कहते हैं कि आपका जो सबस्ट्रेट है या तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के साथ ऐसे फिट होगा जैसे आपके लॉक में की फिट होती है। ठीक है, जैसे हर लॉक में, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर लॉक ले लूँ तो उसमें हर की तो नहीं लगेगी ना, उस लॉक की जो पर्टिकुलर की है वही लगेगी उसमें। वैसे ही एंजाइम में जो आपका एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर बैठेगा, हर सबस्ट्रेट आपकी एंजाइम के ऊपर आकर नहीं बैठ सकता। क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है, उसमें आपको शायद समझ में आए कि जैसे लॉक आपका क्या है, एंजाइम है, और आपका की क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एक पर्टिकुलर लॉक में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ही की लगेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी की उस लॉक के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, वैसे ही साइड में जो एग्जांपल है कि एंजाइम में जो शेप बनी हुई है उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप, मतलब सबस्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होनी चाहिए, तभी आपका सबस्ट्रेट एंजाइम में क्या होगा, फिट होगा। ठीक है, तो जैसे देखो कि आपका एंजाइम है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एंजाइम है, एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट हो रहा है, दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री शेप है बिल्कुल। फिर उन्होंने कम्प्लेक्स बनाया, कम्प्लेक्स बनाने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, और उसके बाद आपका एंजाइम सेपरेट हो गया और आपका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, तो वही आपका मैकेनिज्म फॉलो हुआ ना यहाँ पर। और आप इसको कैसे समझ सकते हो, आपका नेक्स्ट जो मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसमें क्या है, कहते हैं कि जैसे ऑर्डिनरी लॉक्स होते हैं वो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते ना, ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो सबस्ट्रेट को देखकर स्लाइटली अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, देखो एंजाइम की शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, लेकिन उसने सबस्ट्रेट को देखकर अपनी शेप को थोड़ा सा क्या कर लिया, वेरी कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये समझाने की कोशिश की है कि एक मॉडल है जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि एंजाइम की शेप है जो चेंज नहीं होती। लेकिन फिर उसके बाद एक और मॉडल आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसमें उन्होंने ये बोला, आपका लॉक एंड की मॉडल पहले आया था, फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल आया था। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लॉक की शेप चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, अनलाइक ऑर्डिनरी लॉक्स, आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को देखकर स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है,
क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, आप इसको पढ़ो। आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप जो आपको नीचे आईडी दी हुई है या आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप उसके ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।